नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 3 में हम आपके लिए अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर से, जो कि एनसीईआरटी का क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, और इससे पहले चैप्टर 1 को हमने 2 एपिसोड में कवर किया था। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए। साथ में चैनल से आप एनसीईआरटी प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे कम समय में आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा परीक्षा दृष्टि से, और साथ में इस सीरीज के माध्यम से आप प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि हमने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, और अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा भी है कि 10 फरवरी तक आप निःशुल्क जुड़ सकते हैं। इसी चैनल में आप सभी को नोट्स मिलेंगे, तो जो भी नोट्स वगैरह हैं सब इसी चैनल में मिलेंगे। कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न पर आते हैं, और प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले एक हम आप सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फॉर एग्जांपल जो ये क्लास आज आप देख रहे हैं, इस क्लास को बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, और बहुत मेहनत से हम आपके लिए काम कर रहे हैं। एनसीईआरटी पर पूरी तरीके से आधारित प्रश्न है। एक एक प्रश्न आपको एनसीईआरटी से यहाँ पर देखने को मिलता है, और हमारी मेहनत को भी आप थोड़ा सा जो है आप लोग देखा करिए और लाइक जरूर कर दिया करिए। ज़्यादातर अभ्यर्थी लाइक नहीं करते हैं, आपको बस एक बटन ही क्लिक करना होता है, और आप लाइक जरूर कर दिया करिए। आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है, अध्याय नंबर 2 से निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर का उदाहरण है। तो प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर का उदाहरण यहाँ पर आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है लिटमस, दूसरा ऑप्शन है हल्दी टर्मरिक, तीसरा ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज तीसरा ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर पूछा गया है, जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं, जिनको हम अम्ल क्षार सूचक के केस में कौन सा प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर का यहाँ पर उदाहरण है। और इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिटमस भी सही है, हल्दी भी सही है, मिथाइल ऑरेंज गलत है। ध्यान रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक नहीं होता है, तो लिटमस होता है, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक होता है एज पर एनसीईआरटी। दोनों ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगले प्रश्न पर चलने से पहले हमने आज एक मॉर्निंग में सुबह में एक वीडियो बनाया था आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। हम आपके लिए एक आपको मानसिक रूप से परीक्षा को तैयार करने के लिए, परीक्षा में आप अच्छे से जाए मानसिक रूप से तैयार होकर कंटेंट के साथ में, उसके लिए हम आपको एक अलग से सीरीज चला रहे हैं। तीसरा वीडियो था, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका भी प्लेलिस्ट हम एक साथ में बना देंगे, जिससे भी जिन भी अभ्यर्थियों को पढ़ाई में कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार का डाउट हो, सेल्फ डाउट हो, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, और साथ में आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल क्षार की जांच के लिए संश्लेषित सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर्स के उदाहरण हैं। अभी हमने प्राकृतिक सूचक पढ़े हैं, अब हम आते हैं कि यहाँ पर कौन से संश्लेषित सूचक, संश्लेषित का मतलब होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन है। एसिड बेस चेक करने के लिए एसिड बेस इंडिकेटर्स में हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसको मानेंगे। पहला ऑप्शन है फिनॉल पैथिलीन, दूसरा है मेथिल ऑरेंज, तीसरा है लिटमस। तो प्रश्न अब आपके लिए आसान हो चुका है, देखिए क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, एक बार फिर से यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिनॉल पैथिलीन ये तो है ही सिंथेटिक सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर संश्लेषित सूचक। मेथिल ऑरेंज भी संश्लेषित सूचक है। लिटमस आपका प्राकृतिक सूचक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ए और बी आंसर होगा, चूंकि 2 आंसर सही हैं तो भी आपका आंसर डी होगा। और उपयुक्त में से एक से अधिक, ध्यान रखिएगा परीक्षा में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। या तो 2 सही होंगे, कोई ABC में से कोई 2 सही होंगे, या फिर ABC तीनों सही हो सकते हैं। तो दोनों केस बन सकते हैं। यहाँ पर ए और बी सही था, सी यहाँ पर गलत था, तो ए और बी सही होने की वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि लिटमस सोल्यूशन जो है किस कलर का डाई होता है। तो लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है, आपके सामने विकल्प है लाल, नीला, बैगनी। यहाँ पे आप सभी जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश जरूर चेक कर लेना जब भी कलर वगैरह का बात करेगा। यहाँ पर रेड, ब्लू, पर्पल, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा वायलेट नहीं दिया जाएगा विकल्प में, कभी भी वायलेट नहीं दिया जाएगा। एज पर एनसीईआरटी आपको पर्पल ही दिया जाएगा, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर पर्पल ही आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रेड, ब्लू, पर्पल। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है। तो लिटमस सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यह जो है कैसा होता है, बैगनी या पर्पल। इंग्लिश में पर्पल, आपको पर्पल याद रखना है।
तो पर्पल कलर का ये डाई होता है। लिटमस विलेन का जो रंग का रंजक किस रंग का रंजक होता है, तो बैगनी पर्पल का होता है। साथ में आप सभी को मालूम है कि जो लिटमस सोल्यूशन होता है या लिटमस पेपर होता है, जब उस पर अम्ल का प्रभाव पड़ता है यानी अम्ल टेस्ट करते हैं, तो अम्ल टेस्ट होने के लिए वो किस रंग में परिवर्तित होता है, तो लाल रंग में। और जब हम क्षारक चेक करते हैं यानी कि बेस चेक करते हैं, एसिड के केस में रेड हो जाता है, बेस के केस में क्या हो जाता है, क्षारक के केस में तो नीला हो जाता है। और वैसे लिटमस सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, तो पर्पल कलर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लिटमस विलेन को, बहुत अच्छा प्रश्न है, लिटमस विलेन को किस समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। तो लिटमस जो विलेन होता है, अभी हमने देखा प्राकृतिक सूचक है, अगर कोई प्राकृतिक सूचक होगा तो प्रकृति में कहीं से प्राप्त हुआ होगा। तो लिटमस विलेन प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो लाइकेन पौधा है ये किस समूह से, किस समूह यानी कि किस डिवीजन से, पौधे का जो आपने वर्गीकरण हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था, तो पौधे के एनसीईआरटी में जो आपको वर्गीकरण पढ़ाया था, तो उस अकॉर्डिंग आपको बताना कि किस समूह किस डिवीजन में से ये पौधा प्राप्त किया जाता है। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपके सामने विकल्प है ब्रायोफाइटा, दूसरा है थैलोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है। चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन आपको क्लियर है। देखिए क्या आंसर हो सकता है। तो बात करें इस प्रश्न का, तो लिटमस विलेन को किस समूह के लाइकेन द्वारा लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, तो इस समूह का नाम होता है थैलोफाइटा। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है एनसीईआरटी का, और ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो थैलोफाइटा जो होते हैं, इसमें सामान्यतः जो एल्गी होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। और आप सभी को मालूम है कि जो लाइकेन होता है वो एल्गी और फंगस का क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गी और फंगस का इनमें रिश्ता होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जो आपको हमने ईबीएस में भी पढ़ाया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा ग्रुप से, थैलोफाइटा समूह से। ब्रायोफाइटा के बारे में आपको क्या याद रखना, हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था। तो ब्रायोफाइटा को हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं, प्लांट पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं ब्रायोफाइटा को। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया। लिटमस विलेन किस समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में क्या होते हैं, तो एल्गी होते हैं, शैवाल टाइप के जो पौधे होते हैं वही इसमें रखे जाते हैं। लिटमस विलेन जब ना अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, तब यह किस रंग का होता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जब अम्लीय होता है तब कैसा कलर होता है, रेड हो जाता है। जब क्षारकीय होता है तो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ना अम्लीय हो, ना क्षारकीय हो, ना एसिड हो, ना बेस हो, तब इसका कलर कैसा होगा। तो व्हेन लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक देन इट्स कलर इज, पहला आपके सामने पर्पल, दूसरा है ब्लू, तीसरा है ग्रीन। तो अभी आपने जो पिछला प्रश्न देखा था ऊपर, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि लिटमस सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, तो बस वही आंसर यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया प्रश्न को, और कुछ नहीं है। तो आंसर यहाँ पर आपका सेम है, पर्पल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अम्ल क्षारक सूचक एसिड बेस इंडिकेटर का उदाहरण है। तो एनसीईआरटी में बॉक्स में ये प्रश्न मिला और वहाँ से ये प्रश्न बनाया गया। ऊपर वाला भी प्रश्न एनसीईआरटी के बॉक्स से ही है। तो यहाँ पर लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज लीव्स, हल्दी, टर्मरिक, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ, जिनको कलर्ड पीटल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तीनों विकल्पों में से यहाँ पर एसिड बेस इंडिकेटर के उदाहरण कौन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज लीव्स भी एसिड बेस इंडिकेटर का उदाहरण है। एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब होता है क्या कि जब ये एसिड मीडियम में पहुँचेंगे तो कुछ विशेष प्रॉपर्टी शो करेंगे, जब ये बेसिक मीडियम में पहुँचेंगे तो कुछ विशेष प्रॉपर्टी शो करेंगे, जिससे मालूम हमें चल जाएगा कि क्या एसिड है क्या बेस है। तो इसीलिए हम रेड कैबेज लीफ को यूज़ करते हैं। तो ये सही है। हल्दी हमने अभी ऊपर देखा, प्राकृतिक सूचक है, क्लियर है, एसिड बेस इंडिकेटर हो ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। फिर है हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ। तो एज पर एनसीईआरटी ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में दी गई, तीनों ही विकल्प यहाँ पे इस बार सही हैं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गंधीय सूचक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के उदाहरण कौन से हैं। तो यहाँ पर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स गंधीय सूचक कहते किसको हैं, तो कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिनकी जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, वो अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। सिंपल में आप ध्यान रखिएगा कि अम्लीय माध्यम में ये गंध शो करते हैं, स्मेल शो करते हैं। क्षारकीय माध्यम में क्या होते हैं, स्मेल लेस हो जाते हैं। इस तरीके से हमें पता चल जाता है इन सूचक के माध्यम से कि अम्लीय कौन सा है, कौन क्षारकीय है। अम्लीय में गंध शो करेंगे एक प्रॉपर, क्षारकीय में क्या करेंगे, गंध नहीं शो करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी से कि कौन से इसमें गंधीय सूचक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के उदाहरण हैं। आपके सामने विकल्प है वैनिला, दूसरा ऑप्शन है ओनियन प्याज, तीसरा ऑप्शन है क्लोव यानी लौंग। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एज पर एनसीईआरटी तीनों ही विकल्प यहाँ पर आपके सही हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर है? और आपको ये जो सीरीज कराई जा रही है इसी हिसाब से कराई जा रही है कि आपके कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर होते चले। प्रश्नों को इसी तरीके से डिज़ाइन भी किया गया है कि आपको मैक्सिमम चीज़ें, मतलब अगर आपने क्लास पहली बार भी देख रहे हैं तो आपको ऐसा फील ना हो कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, एक बार भी पढ़ा है, तो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बाकी आप हमारे चैनल से प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करें। सबसे कम समय में आप, जितना आपको खुद से पढ़ने में समय लगेगा उससे कम समय में आपकी क्लासेस पूरी हो जाएंगी। आते हैं, सामान्यतः अम्ल या क्षारक धातु से जब अभिक्रिया करते हैं तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सामान्यतः अम्ल या क्षारक धातु से जब अभिक्रिया करते हैं, और यहाँ पर दोनों केस हैं, अम्ल भी है क्षारक भी है। तो ध्यान रखना, जैसे कुछ यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2Fe प्लस HCl। बाकी आप लोग सॉल्व करते रहिए। तो 2Fe प्लस HCl ये हमारा बनता है FeCl2, और साथ में एक गैस निकलती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया अम्ल का। कुछ इसी प्रकार से उदाहरण बेस का ले लेते हैं। तो 2NaOH, ये सारे एनसीईआरटी में दिया है, प्लस जिंक, ये बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2। तो दोनों ही केस में अम्ल और क्षारक जब भी धातु से यानी मेटल से रिएक्शन करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस। तो इस विकल्प का उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के रूप हैं? तो कौन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के रूप हैं? चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया, चाक जिसको बोलते हैं, तीसरा विकल्प है संगमरमर, मार्बल। क्या आंसर हो सकता है? आप सोचिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के तीनों ही यहाँ पर चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। संगमरमर कल हमने आपको बताया था। तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, लाइमस्टोन, चाक एंड मार्बल, तीनों ही यहाँ पर CaCO3 के रूप हैं। तो आपसे अगर पूछेगा कभी भी चूना पत्थर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? CaCO3। खड़िया का क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का क्या होता है? कल आपको हमने बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तीनों के सेम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण, दूसरा है हाइड्रोलिसिस, जलीय विश्लेषण, तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। क्या आंसर हो सकता है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप? तो अम्ल और क्षारक जब भी रिएक्ट करते हैं तो उस केस में हमें कौन सा अभिक्रिया प्राप्त होता है? तो न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। एनसीईआरटी से बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपका 6 से 8 साइंस में पूछा भी गया है। तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। एक एग्जाम्पल सिंपल सा देख लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl। तो यहाँ पर आपने देखा NaOH तगड़ा बेस है, HCl तगड़ा एसिड है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो गया। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो Na कंबाइन कर जाएगा Cl के साथ में, और H यहाँ पर OH के साथ में, तो NaCl प्लस H2O। तो NaCl क्या है? आपको पता है, नमक है, साल्ट है, लवण बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी में, और H2O यानी कि जल हो गया। तो यहाँ पे अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके साल्ट बनाया और जल बनाया, और यहाँ पर ऐसे जो अभिक्रिया होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस के बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था कि उदासीनीकरण का उल्टा क्या होता है? तो उदासीनीकरण का उल्टा जो प्रक्रिया होता है वो हाइड्रोलिसिस, जलीय विश्लेषण होता है। ये भी 6 से 8 साइंस में पूछा गया था। रिएक्शन के माध्यम से आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। अभी आपने देखा था उदासीनीकरण प्रक्रिया का एग्जाम्पल, उसी को हम रिवर्स कर दे रहे हैं, NaCl प्लस H2O। तो NaOH प्लस HCl। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और H2O का मतलब है कि जब भी जल के साथ में अभिक्रिया होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस या जलीय विश्लेषण। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि उदासीनीकरण का उल्टा क्या होता है? तो उदासीनीकरण का उल्टा हाइड्रोलिसिस होता है। अगला प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? क्या वो अम्लीय होते हैं? क्या वो क्षारकीय होते हैं?
या बेसिक होते हैं या फिर उदासीन न्यूट्रल होते हैं। तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल क्या होंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये आपने पढ़ा भी है, जाना भी है, आपके संज्ञान में भी है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास कीजिए क्या इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। चलिए अब आते हैं कॉमन सेंस पर। हमने आपको बताया कई बार कि कॉमन सेंस से भी प्रश्न आप सही से कर सकते हैं, कॉमन सेंस का प्रयोग करके भी आप प्रश्न सही कर सकते हैं। प्रश्न है यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड। अगर हम आपसे बोले कि आपने 3 एग्जाम्पल अपनी लाइफ में आपने देखे हैं अधात्विक ऑक्साइड की और आपको मालूम भी है कि वो कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर बताइए आखिर वो कौन से एग्जाम्पल हो सकता है आपके माइंड में आ भी जाए। चलिए हम आपको ये कॉमन सेंस से आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, आपकी जानकारी में भी होता है लेकिन उसका आप प्रयोग करने में भी सक्षम होने चाहिए, जो हम आपको सिखा रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड, तो पहली बात तो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। यहाँ हमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में देखना है। तो यहाँ पर आपने अम्ल वर्षा पढ़ा है, एसिड रेन पढ़ा है, अम्ल वर्षा पढ़ा है। क्लास 7th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के प्रश्न के अकॉर्डिंग एसिड रेन में कौन कौन से ऑक्साइड्स पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे CO2 पाया जाता है, आप कहेंगे SO2 पाया जाता है, आप कहेंगे NO2 पाया जाता है। यही आप जवाब देंगे कि CO2, SO2 और NO2। अब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये क्या है? तो ये अधातु। अधातु का मतलब है नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। आप कहेंगे बिल्कुल सर नॉन मेटल है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये अम्लीय है, क्षारकीय है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, तो आप कहेंगे सर एसिड रेन, नाम ही एसिड रेन है तो अम्लीय वर्षा नाम ही है, तो CO2, SO2, NO2 तो अम्लीय होंगे ही। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति आपने एग्जाम्पल भी देखिया, ये सभी क्या होंगे, ये कैसे होंगे? तो अम्लीय होंगे। क्लियर हो गया आपको? तो अधात्विक ऑक्साइड कैसे होंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अम्लीय होंगे। क्लियर हो गया? इसी का जस्ट विपरीत होता है कि मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड कैसे होंगे? धात्विक ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड्स के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारकीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं, बेसिक होते हैं। रट लीजिएगा, जस्ट इसी का उल्टा होता है। एक कॉन्सेप्ट आपको अधात्विक ऑक्साइड का समझ में आ गया, उसी का उल्टा कर दीजिए। धात्विक ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारकीय होंगे, बेसिक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको वाकई में मजा आया होगा, कॉमन सेंस का आपको इस्तेमाल करना भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? जो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको ये सारी चीज़ें जरूर कहीं ना कहीं टकराई होंगी दिमाग में। और साथ में जब भी हम आपको बताते हैं कि आप लोग साथ में जरूर चैप्टर्स को देखा करिए। जब हमने आपसे बोला कि चैप्टर नंबर 2 का हम कल बताएंगे, तो आप इसको फॉलो करिए। अब यहाँ तक आपका आज जितने प्रश्न हो जाएंगे, इसके आगे वाला आप एनसीईआरटी वाला इसी चैप्टर का आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे टिल एक्सरसाइज तक। कल में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न है, किस विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? कौन से सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ग्लूकोज एवं अल्कोहल। आखिर में तीनों विकल्प में से कौन सा होगा जिसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा? तो यहाँ पर अगर देखें तो आंसर है आपके सामने ग्लूकोज और अल्कोहल। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो आयन में टूट जाते हैं, HCl है तो H+Cl- में टूट जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है तो H+ और SO4-2 में टूट जाता है। इस प्रकार से जो आयंस में टूट जाते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ऐसे NaOH में तो Na और OH- में टूट जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसे ही Ca++ और OH- में टूट जाता है, 2OH- में टूट जाता है। तो जो भी आयंस में टूट जाते हैं, सिंपली ऐसे ध्यान रखिए, जो भी आयंस में टूट जाते हैं जो भी यौगिक, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ में ऐसा नहीं होता। तो ग्लूकोज और अल्कोहल यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसके एग्जाम्पल हैं? ये ऐसे सोल्यूशन के एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चालन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको इस प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपको परीक्षा में केवल एक ही विकल्प दे दे कि ग्लूकोज दे दिया या अल्कोहल दे दिया, हमने यहाँ पर दोनों रख दिया चूंकि एग्जाम्पल में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक कोई बेस है दैट डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज अल्काली। तो अल्काली बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्षार बोलते हैं। तो क्षारक और क्षार में फर्क होता है। क्षारक हम बेस को बोलते हैं और क्षार किसको बोलते हैं? अल्काली को बोलते हैं। तो ऐसा यहाँ पर जल में जो घुलनशील क्षारक होता है उसी को हम क्षार या अल्काली बोलते हैं।
यहाँ में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अल्काली क्षार का उदाहरण है। तो जल में जो घुल जाएगा KOH है, NaOH है, MgOH ट्वाइस है। दिए गए विकल्प में से क्या आंसर हो सकता है। तो कौन सा यहाँ पर अल्काली का उदाहरण है। अल्काली ध्यान रखिएगा, बेस तो होते ही हैं, बेस तो होंगे ही, अल्काली भी हो सकते हैं, लेकिन सभी यहाँ पर अगर देखने वाली बात रहेगी तो दोनों तरफ से चीज़ें नहीं सही होंगी। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पे कौन सा अल्काली हो जाएगा। तो KOH की बात करें तो ये तगड़ा अल्काली है, बेस तो है ही तगड़ा। NaOH की बात करें तगड़ा बेस है, तगड़ा अल्काली है। MgOH ट्वाइस की बात करें तो अल्काली है लेकिन वीक बेस है। कैसा बेस है, वीक बेस है, यानी हल्का कमजोर बेस है। NaOH और KOH ये तगड़े अल्काली हैं। तो तीनों ही एक हिसाब से विकल्प यहाँ पर सही है, अल्काली तीनों हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आपको कमेंट करके बताना है ऐसे बेस का नाम, बेस मतलब ऐसे क्षारक का नाम बताना है, ऐसे क्षारक या बेस का नाम बताना है जो कि क्षारक या बेस तो है लेकिन अल्काली नहीं होना चाहिए, अल्काली नहीं होना चाहिए, अल्काली ना हो, क्षार ना हो, ये आपको कमेंट करके बताना। ऐसे क्षारक का नाम, बेस का नाम जो अल्काली ना हो। अगला प्रश्न है, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो जल में अम्ल या क्षारक को जब हम घुलाते हैं तो प्रक्रिया कैसी होती है। अत्यंत डैश करके ऊष्माक्षेपी, जिसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, हमने बोला था कि जिसमें हीट रिलीज होगी, हीट एनर्जी निकलेगी उसमें, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं, ऊष्माशोषी जिसमें हीट देना पड़ेगा। तीसरा है उदासीन। क्या आंसर हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक होती है। बहुत सावधानी से करना पड़ता है वरना नुकसान भी पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, या H आयन से भी सिंपली आप समझते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है, H आयन हो सकता है, हाइड्रोनियम आयन हो सकता है, OH आयन, OH आयन निगेटिव में होता है। तो कहने का मतलब है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, तो वाटर में एसिड या बेस जब हम मिलाते हैं तो आयन की जो सांद्रता होती है, सोल्यूशन होता है कंसंट्रेशन का, वो कम हो जाता है, प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो जब भी अम्ल या क्षारक में जल मिलाते हैं तो प्रति इकाई जो सांद्रता होती है आयन की वो कम, उसमें कमी आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन। क्या आंसर हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डाइल्यूशन, तनुकरण। तो समझ लीजिएगा कि होता क्या है कि जब भी हम, जैसे HCl है, HCl में हमने क्या किया, जल मिला दिया, H2O मिला दिया, तो जो HCl में जो H आयंस थे उनकी जो मात्रा होगी वो कमी आ जाएगी। यही सिंपल में प्रक्रिया है डाइलेशन या तनुकरण की। और जो HCl को हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया है। अदरवाइज ये कैसा था, कंसनट्रेटेड था, कंसनट्रेटेड HCl रहा होगा, उसमें हमने क्या किया, H2O मिला दिया। जब H2O मिला दिया तो कैसा हो गया, डाइल्यूटेड HCl हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम डाइल्यूशन, तनुकरण कहते हैं। तो एसिड का हम क्या करते हैं, तनुकरण कर सकते हैं, क्षारक का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाइल्यूशन, तनुकरण आपको क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, तो हाइड्रोलिसिस में हम सिंपली क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस में हम आयंस को तोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं स्पेशली। तो आयंस को तोड़ने के लिए प्रक्रिया देखते हैं। बाकी इस प्रश्न का जो सबसे बेटर आंसर है एज पर NCERT 55 का, आपको थोड़ा हाइड्रोलिसिस और डाइल्यूशन में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग 55 प्रश्न का जो आंसर है डाइल्यूशन, तनुकरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस का pH मान कितना होता है। तो हमारे पेट में पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो गैस्ट्रिक ग्रंथियों के द्वारा सिक्रीट किया गया जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH मान आपसे पूछा गया है। pH इस तरीके से लिखा जाएगा। तो pH वैल्यू कितना होगा गैस्ट्रिक जूस का, सब NCERT से प्रश्न है। 2.2 होगा, 0.5 होगा, 1.2 होगा, एक से अधिक होगा, नन होगा, क्या होगा। तो गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करें, जठर रस, तो जठर रस का जो pH मान होता है वो होता है 1.2। तो राइट आंसर हो जाएगा C, 1.2। आगे बढ़ते हैं। 2.2 किसका होता है, तो ये होता है लेमन जूस का, नींबू के रस का। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है, बेसिक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें क्षारक है या बेसिक है। तो नींबू का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अम्ल वर्षा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा यहाँ पे बेसिक हो जाएगा, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस को बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर हम बात कर लें तो इसको हम यूज़ करते हैं एंटा एसिड के रूप में, एंट एसिड के रूप में यूज़ करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है पेट में, तब हम यहाँ पर एंटा एसिड यूज़ करते हैं। एंटा एसिड का मतलब होता है एसिड का एंटी, एसिड का एंटी क्या होगा, बेस ही तो होगा, एसिड का विपरीत बेस ही होगा, तो एंटा एसिड बोलते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर
और इसका जो पीएच मान होता है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10 होता है। तो 10 इसका पीएच मान मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। अम्ल वर्षा का 5.6 से कम होना चाहिए। नींबू रस का हमने बताया है 2.2 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव की लार का पीएच अधिकतर डैश के बीच में होता है। तो यहाँ आपसे रेंज पूछा गया, ध्यान रखिएगा रेंज पूछा गया है। और आपको प्रश्न भी ध्यान रखना है कि आपसे एवरेज का पूछा गया है, एवरेज में यानी एक आंसर होगा। कहाँ आपसे रेंज पूछा गया है तो उस हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो स्वस्थ मानव की लार का पीएच, सलाइवा का पीएच कितना होता है, हमारे सलाइवा के पीएच का रेंज क्या होता है, 7.7 से 9.2, 5.2 से 6.1, 6.2 से 7.6। क्या आंसर होगा तीनों में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6.2 से लेकर 7.6 तक। तो 6.2 से लेकर 7.6 के बीच में इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो स्वस्थ मानव की लार का पीएच अधिकतर कितना होगा, 6.2 से 7.6 के बीच में। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच में होता है 6.2 से 7, यानी कि एसिड और बेस के दोनों के बीच का एक रेंज यहाँ पर सलाइवा का होता है। तो ना तो एक्चुअली में मतलब एसिड बेस का एक मिक्स रूप में कह लीजिए कि दोनों एक मिला जुला रूप होता है। जैसा जैसा आपका सलाइवा का स्थिति होगा उस हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है। यानी अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया सलाइवा तो 6.2 तक जाएगा, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो 7.6 तक जाएगा। ये रेंज हो गया। वो आप जैसा भी खा पी रहे होंगे उस हिसाब से ये 6.2 से 7.6 के बीच में रेंज करेगा। मानव की लार सलाइवा के पीएच कितना होता है, तब जब आपसे एक नंबर में आंसर पूछेगा कि एक नंबर आप बताइए कि सलाइवा का पीएच कितना होगा मानव की लार, 6.0, 6.8, 7.4। अगर आपने ऊपर रेंज देख लिया आप उसका औसत निकालने में सक्षम है तो 6.2 और 7.6 का औसत निकाल लीजिएगा। उसके पास में यहाँ पर जो विकल्प वही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम एग्जैक्टली वही नहीं होगा, वो एक रेंज था। तो मानव की लार का सलाइवा का पीएच कितना होता है, 6.8। ध्यान रखिएगा ऊपर आपने निकाला होगा तो 6.9 आया होगा, उससे दिक्कत वाली बात नहीं। वो एक रेंज है, रेंज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मानव की लार सलाइवा का पीएच मान आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से 6.8 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है, पूछा गया प्रश्न आपका तैयारी में। और जितना भी आज हमने आपसे प्रश्न डिस्कस किए, ज़्यादातर प्रश्न आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एनसीईआरटी का आप प्रभाव देख सकते हैं। आप इससे पहले अज्ञान रहे होंगे कि एनसीईआरटी में इतना आपसे प्रश्न पूछा गया, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए। तो रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का पीएच कितना होता है, तो ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच होता है वो होता है यहाँ पर 6.8, 7.8, 7.4। तो ये आपको मालूम होगा कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है, रक्त होता है, कैसा होता है, क्षारकीय होता है, बेसिक होता है। तो कितना हो जाएगा 7 से कम तो हो नहीं सकता, तो 2 में से एक आंसर हो सकता है। तो बेस्ट आंसर 7.4। तो चाहे आपसे ब्लड का पूछे, चाहे आपका ब्लड प्लाज्मा का पूछे, एक ही बात है। चाहे रक्त का पूछे, चाहे रक्त प्लाज्मा का पूछे, 7.4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे ज़्यादा है। 3 विकल्प है आपके सामने। और हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी जब आपको 5 विकल्प में से सवाल पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे ज़्यादा, तो आपको 3 विकल्प में से चुपचाप देख लेना है। ये दिमाग नहीं लगाना कि इससे ज़्यादा भी तो किसी का हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कभी भी जब आपसे यहाँ लिख दिया गया कि निम्नलिखित में से, तो यानी कि जो आपके पास विकल्प है उसमें से आप बताइए। अगर उसमें मिल जा रहा तो ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी, मदिरा, दूध। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉफ़ी का अगर हम बात करें तो कॉफ़ी का 4 से 5 के बीच, याद नहीं रखना आपको, 4 से 5 के बीच में होता है। मदिरे का 3 से 4 के बीच में होता है। वाइन्स जैसा भी उसमें अल्कोहल का क्वालिटी होगा डिपेंड करेगा। दूध की अगर हम बात करें तो 6.6 होता है। तो ध्यान रखिएगा जो दूध का, मिल्क का पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। क्लियर है? 6.6 सिंगल भी पूछा जा सकता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.6। क्लियर हो गया? तो 6.6 यानी यहाँ पे 4 से 5 के बीच में था, 3 से 4 के बीच में था। तो तीनों में सबसे ज़्यादा किसका है, दूध, मिल्क का है। तो यहाँ पे यही सवाल पूछा गया था किसका पीएच मान सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे क्षारकीय विलयन कौन सा है, मोस्ट बेसिक सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक जो क्षारकीय विलयन माना जाता है वो हम मानते हैं NaOH को। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उसका पीएच मान अबाउट 14 यानी लगभग 14 होता है। और 14 तो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब कि जितने भी आपने क्षार पढ़े हैं सबसे ज़्यादा उसमें पीएच मान किसका होगा, NaOH का होगा। KOH का 10 से 13 के बीच में होता है, रेंज करता है, कम से कम 10 हो सकता है, मैक्सिमम 13 हो सकता है। NaOH का 14 तक जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपने देखा कि 10 होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से सबसे क्षारकीय विलयन कौन सा हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। क्लियर है आपको?
चलिए अगला प्रश्न है, हमारे शरीर किस पीएच प्रास के बीच में कार्य करता है। तो हमारे शरीर का रेंज पूछा गया कि हमारा जो बॉडी है वो किस पीएच रेंज में सामान्यतः काम करता है। जो भी बॉडी के अंदर चीज़ें चल रही हैं वो किस पीएच रेंज में काम कर रहा है। 7.0 से 7.8, 6.8 से 7.2, 6.5 से 7.5। क्या विकल्प होगा यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, हमारा शरीर किस पीएच प्रास में कार्य करता है, तो एनसीईआरटी का ही सब सवाल है। ये भी सवाल वहीं से 7.0 से 7.8। बढ़िया सवाल है, याद रखिएगा कि हमारा जो बॉडी है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच प्रास के बीच में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ताजे जल के पौधे और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अनुकूल पीएच सीमा क्या होगा। पीएच रेंज मोस्ट कंड्यूसिव फॉर लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। 6 से 8 साइंस में पूछा गया सवाल है, टीआरई 2 में पूछा गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न से अलग है, ये हमारे शरीर का पूछा गया है, मानव शरीर का पूछा गया है, और ये ताजे जल के पौधे और जंतुओं के जीवन का पूछा गया है कि उनको जीने के लिए जो पीएच रेंज होगा मोस्ट कंड्यूसिव फॉर लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो फ्रेश वाटर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके जीने के लिए, यानी उनका लाइफ चल जाए, उसके लिए कौन सा पीएच मान यहाँ पर होगा, कौन सा रेंज होगा। 7 से लेकर 7.8 तक, 5.5 से 8.5 तक, 6.5 से लेकर 7.5 तक। तो ये भी आपका एनसीईआरटी से ही सवाल है। हालांकि एनसीईआरटी में रेंज नहीं दिया गया था, लेकिन वहाँ पे इतना लिखा था कि प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। तो ताजे जल के पौधे और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अनुकूल पीएच सीमा कितनी होगी, जो आपका सवाल पूछा गया था टीआरई में 2 में, 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में। क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा कहलाने के लिए वर्षा के जल की पीएच मान कितनी होनी चाहिए। तो अम्लीय वर्षा कहलाने के लिए वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। 5.6 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। क्या आंसर होगा यहाँ पे। तो आखिरी प्रश्न है आज का ये। तो अम्लीय वर्षा कहलाने के लिए 5.6 से कम होना चाहिए। एनसीईआरटी में दिया गया है कि जब भी वर्षा जल का जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि वर्षा जो जल है वो अम्लीय वर्षा हो चुका है। तो यहाँ पे अम्लीय वर्षा कब हम कहते हैं वर्षा के जल को, जब वर्षा के जल का पीएच मान, रेन वाटर का पीएच मान कितना हो, 5.6 से कम हो, 5.6 से कम हो। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़िया प्रश्न था। मिलेंगे कल हम आपसे, और कल आपका बिहार स्पेशल का मॉर्निंग में एक क्लास आएगा, और फिर शाम को इसी चैप्टर नंबर 2 का जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो आप अच्छे से बचे हुए क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, 2 बार मत कीजिएगा, नहीं तो अनलाइक हो जाएगा। एक ही बार सभी को लाइक करना है। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे कम समय में आपने देखा कि आधे घंटे में आपको 25 प्रश्न हमने करा दिए। यही आपका समय है जो हम आपका बचा रहे हैं। इसी से आपका भला होगा, इसी से आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।